क्या आपको पता है कि आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण पैसों की कमी नहीं, बल्कि आपका बिखरा हुआ फोकस है? सालों से सिस्टम हमें यही सिखा रहा है कि टाइम इज मनी, लेकिन कड़वा सच ये है कि आज के इस डिजिटल दौर में आपका अटेंशन ही आपकी असली करेंसी है। बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां आपके दिमाग के आरएएस सिस्टम को हाईजैक करके आपका कीमती फोकस चुरा रही हैं। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड रील्स और नोटिफिकेशन की गुलामी करता रहेगा, आप कभी भी दौलत के मौकों को नहीं देख पाएंगे। स्वागत है आपका जेन नैरेटिव्स के एआई पॉडकास्ट में। आज हम डॉक्टर जेम्स डॉटी की किताब माइंड मैजिक के दूसरे एपिसोड में जानेंगे कि कैसे अपने चुराए हुए फोकस को वापस हासिल करें। अगर आप भी अपने दिमाग को एक लेजर जैसी ताकत में बदलना चाहते हैं तो अपने हेडफोन्स लगाइए और ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला साइंटिफिक फैक्ट है। मतलब सच में सोचने वाली बात है कि हर एक सेकंड में एक इंसान का दिमाग करीब 60 लाख से लेकर 1 करोड़ बिट्स की जानकारी रिसीव करता है। बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, मतलब हमारी आंखें, कान, स्किन सब कुछ लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो चेतना है, जिसे हम अपना कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो एक बार में सिर्फ 50 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाती है। राइट, सिर्फ 50 बिट्स। तो मैं बस यही सोच रहा था कि अगर हम सिर्फ 50 बिट्स ही प्रोसेस कर रहे हैं, तो बाकी की 99.99% जानकारी आखिर कहाँ गायब हो जाती है? और उससे भी बड़ा सवाल एक्चुअली ये है कि हमारा दिमाग ये तय कैसे करता है कि उसे उन लाखों बिट्स में से किन 50 बिट्स पर फोकस करना है और किन को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। ये चुनाव होता कैसे है? बिल्कुल। और जब हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से इस छटनी की प्रक्रिया को समझते हैं, तो पता चलता है कि यही वो जगह है जहां से मैनिफेस्टेशन का असली विज्ञान शुरू होता है। मतलब ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। हाँ, जो लोग अक्सर सोचते हैं। एग्जैक्टली ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल वायरिंग का खेल है। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जब भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है ना, तो अक्सर इसे केवल ख्यालों की दुनिया से जोड़ दिया जाता है। मतलब बस अच्छा सोचो और सब हो जाएगा। हाँ, वो जो द सीक्रेट वाला अप्रोच है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम समझेंगे कि रिसर्च और ब्रेन स्कैनिंग तकनीकें अब दिखा रही हैं कि ये एक पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। तो चलिए आज इस पूरी प्रोसेस को डिकोड करते हैं। अगर हमें समझना है कि ये 50 बिट्स का चुनाव कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें दिमाग की उस ड्रीम टीम से मिलना होगा जो ये काम करती है। ड्रीम टीम, ये काफी अच्छा टर्म है। हाँ, रिसर्च में इसके लिए जॉर्ज कॉलोवे नाम के एक स्टूडेंट का बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल दिया गया है। वो एक ऐसा लड़का है जो स्पोर्ट्स में भी चैंपियन है, पढ़ाई में भी टॉप करता है और डिबेट क्लब भी चलाता है। राइट। और हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो भी बिल्कुल उसी मल्टी टैलेंटेड जॉर्ज की तरह ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन जिंदगी भर सिर्फ एक ही काम करेगा। अच्छा, तो वो रोल बदलते रहते हैं? बिल्कुल। जरूरत पड़ने पर ये न्यूरॉन्स अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीमें बना लेते हैं। जब कोई इंसान कुछ सोच रहा होता है तो लाखों न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर एक नेटवर्क बना लेते हैं। समझ गया। साइंस की भाषा में इन टीमों को लार्ज स्केल ब्रेन नेटवर्क्स कहा जाता है। और मैनिफेस्टेशन की सफलता इसी बात पर टिकी है कि मुख्य रूप से 4 नेटवर्क्स आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं। तो आइए इन चारों नेटवर्क्स को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जो सबसे पहला नेटवर्क है, वो है डीएमएन, यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इसका नाम ही बता रहा है कि हमारा डिफॉल्ट मोड है। जितना मैंने पढ़ा है, ये नेटवर्क तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब इंसान कोई खास काम नहीं कर रहा होता, बस ख्यालों में खोया होता है। सही कहा। ये हमारी आत्मचेतना का केंद्र है। जब कोई अपने पास्ट की किसी घटना के बारे में सोचता है या फ्यूचर की कोई इमेजिनेशन कर रहा होता है, तो यही डीएमएन काम कर रहा होता है। तो ये क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन इसका एक बहुत ही डार्क साइड भी है। यही नेटवर्क हमारे अंदर का इनर क्रिटिक भी पैदा करता है। ओहो, मतलब वो जो अंदर से नेगेटिव आवाज आती है। एग्जैक्टली वो आवाज जो कहती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते या लोग क्या कहेंगे, ये सब इसी डीएमएन की उपज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर डीएमएन हावी हो जाए तो कोई भी सिर्फ अपनी कमियों के बारे में ही सोचता रहेगा। बिल्कुल। और इसके बाद जो दूसरा नेटवर्क आता है, वो शायद इस पूरी प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है, एसएन यानी सेलियंस नेटवर्क। अच्छा, सेलियंस नेटवर्क। हाँ, शुरुआत में हमने जिस फिल्टर की बात की थी ना, जो तय करता है कि लाखों में से कौन से 50 बिट्स हमारे काम के हैं, वो फिल्टर असल में यही नेटवर्क है। तो ये गेटकीपर की तरह है। हाँ, हमारा सेलियंस नेटवर्क हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करता है
और तय करता है कि हमारे सर्वाइवल या हमारे गोल्स के लिए क्या जरूरी है। इस फिल्टरिंग को समझने के लिए एक बहुत फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। क्या वो दी इनविजिबल गोरिल्ला वाला एक्सपेरिमेंट है? अरे हाँ, बिल्कुल वही। हाँ, वो बहुत ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट है। उसमें कुछ लोगों को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें सफेद और काले रंग की टी शर्ट्स पहने कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे होते हैं और देखने वालों को बोला जाता है कि सिर्फ सफेद टी शर्ट वालों के पास गिनने हैं। राइट। और इस प्रयोग का नतीजा हमेशा हैरान करता है। वीडियो के ठीक बीच में एक इंसान पूरा गोरिल्ला का सूट पहनकर स्क्रीन के बीच से गुजरता है, अपनी छाती पीटता है और फिर बाहर चला जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब एक्सपेरिमेंट खत्म होता है तो 50% से ज्यादा लोगों ने उस गोरिल्ला को देखा ही नहीं होता। एग्जैक्टली क्योंकि उनका सेलियंस नेटवर्क सफेद टी शर्ट वालों के पास गिनने के लक्ष्य पर इतना ज्यादा फोकस्ड था कि उसने इतने बड़े गोरिल्ला को पूरी तरह से फिल्टर आउट कर दिया। इसे शायद इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं ना? हाँ, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिकल राज है। अगर किसी का सेलियंस नेटवर्क केवल डर या नेगेटिव बातों को जरूरी मानने के लिए प्रोग्राम हो चुका है तो अच्छे मौके भी उसे नहीं दिखेंगे। बाप रे, मतलब अफसर बिल्कुल उस गोरिल्ला की तरह सामने से निकल जाएंगे और भनक तक नहीं लगेगी। बिल्कुल, हमारा दिमाग उसी चीज को रियलिटी मानता है जिसे सेलियंस नेटवर्क पास होने देता है। यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर सेलियंस नेटवर्क ये तय कर रहा है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है, तो फिर हमारा जो तीसरा नेटवर्क है एएन यानी अटेंशन नेटवर्क, वो क्या करता है? दोनों का काम एक जैसा ही लग रहा है। ये बहुत ही वैलिड सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि सेलियंस नेटवर्क एक सिक्योरिटी गार्ड है जो तय करता है कि बिल्डिंग में किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। ओके। लेकिन एक बार जब वो तय कर लेता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो अटेंशन नेटवर्क उस चीज पर लगातार फोकस बनाए रखने का काम करता है। अच्छा, मतलब अटेंशन नेटवर्क एक तरह की फ्लैशलाइट है। हाँ, सेलियंस नेटवर्क बताता है कि फ्लैशलाइट कहाँ घुमानी है और अटेंशन नेटवर्क उस रोशनी को वहां टिकाए रखता है ताकि हम काम कर सके। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी, एकदम क्लियर हो गया। और अंत में आता है चौथा नेटवर्क जिसे सीन यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क कहते हैं। हाँ, इसे हम दिमाग का सीईओ कह सकते हैं। सीईओ। तो ये लॉजिकल फैसले लेता है, हमारी वर्किंग मेमोरी को मैनेज करता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। एग्जैक्टली। और किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की प्रोसेस तब सफल होती है जब ये चारों नेटवर्क्स एक लाइन में काम करते हैं। मतलब सब सिंक में हो। हाँ, सेलियंस नेटवर्क सही मौकों को पहचानता है, अटेंशन नेटवर्क उन पर फोकस करता है और हमारा सीईओ कमान संभाल कर ये पक्का करता है कि डीएमएन की वो नेगेटिव आवाज शांत रहे। हाँ, तो जो बॉस दफ्तर में होता है और काम क्लियर होता है तो गॉसिप बंद हो जाती है। बिल्कुल, और इसी अलाइनमेंट से हमारे इरादे हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये अलाइनमेंट इतना आसान तो नहीं होता। मतलब अगर हमारे पास इतनी शानदार टीम मौजूद है तो हम लोग अक्सर अपने गोल्स तक पहुंचने में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल दुश्मन है जो इस पूरी टीम को हाईजैक कर लेता है। अच्छा। हाँ, कौन सा दुश्मन? वो है क्रॉनिक स्ट्रेस, लगातार रहने वाला तनाव। ओहो, स्ट्रेस। हाँ, इस हाईजैक को समझने के लिए हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्सों को देखना होगा। पहला है एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पीएनएस यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट, ये बायोलॉजी में पढ़ा था। तो एसएनएस हमारा सर्वाइवल मोड है जिसे हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड कहते हैं। हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है एमिगडाला, वो इस सिस्टम का मास्टरमाइंड है। अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो एमिगडाला हमें शेरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए बना था ना? बिल्कुल। मतलब जब कोई खतरा सामने होता था तो ये तुरंत बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन भर देता था ताकि इंसान भाग सके या लड़ सके। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। आज हमारे पीछे कोई शेर नहीं भाग रहा है, लेकिन हमारा दिमाग ऑफिस के एक पैसिव अग्रेसिव ईमेल को या ट्रैफिक जैम को भी बिल्कुल एक शेर के हमले की तरह प्रोसेस कर रहा है। अरे बाप रे, मतलब बॉस का ईमेल और शेर का हमला दिमाग के लिए सेम। लिटरली एक ही बात है दिमाग के लिए। और यही वजह है कि आज ज्यादातर लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में जी रहे हैं। एसएनएस का काम बहुत कम टाइम के लिए ऑन होना था, सिर्फ खतरे के वक्त। लेकिन जब ये हमेशा ऑन रहता है तो ये मैनिफेस्टेशन की पूरी प्रोसेस को रोक देता है। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है, लक्ष्य हासिल करने के लिए तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी और ड्राइव चाहिए होती है ना?
तो अगर एसएनएस हमें अलर्ट कर रहा है और एनर्जी दे रहा है, तो ये नुकसानदायक कैसे हुआ? क्योंकि वो एनर्जी पैनिक और सर्वाइवल की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की नहीं। जब कोई सर्वाइवल मोड में होता है तो उसका एमिगडाला उस सीईओ वाले नेटवर्क को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। अच्छा, मतलब लॉजिक वाला हिस्सा बंद हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे बुरी बात ये होती है कि एसएनएस उस नेगेटिव वाली डीएमएन के साथ हाथ मिला लेता है। ओ, तो मतलब इनर क्रिटिक और पैनिक दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ, अब सेलियंस नेटवर्क सिर्फ खतरों, डर और फेलियर पर ही अपना पूरा फोकस डाल देता है। ऐसी हालत में कुछ भी नया सोचना या मैनिफेस्ट करना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर इस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता जाता है पीएनएस से, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे हम आसान भाषा में शरीर का ग्रीन जोन कह सकते हैं। ग्रीन जोन। हाँ, ये वैगस नर्व के जरिए काम करता है, जो दिमाग से निकलकर हमारी बॉडी के सभी मेन ऑर्गन्स तक जाती है। तो जब शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होता है, तब ये डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है, राइट? एकदम सही। और इसी शांत अवस्था में हमारा दिमाग नए कनेक्शन बना पाता है और अवसरों को देखना शुरू करता है। ये सब थ्योरी सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन जब कोई सच में भारी तनाव से गुजर रहा हो, तो सिर्फ शांत हो जाओ बोलना तो काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। तो रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए रिसर्च में अनुला नाम की एक महिला की बड़ी पावरफुल केस स्टडी दी गई है। वो कहानी सच में दिखाती है कि कैसे एमिगडाला का हाईजैक जिंदगी रोक सकता है। हाँ, अनुला की स्टोरी बहुत इंटेंस है। उसका बचपन बहुत भारी ट्रॉमा से गुजरा था। वो श्रीलंका में पली बड़ी, जहां उस टाइम भयंकर गृह युद्ध चल रहा था। ओह, बम धमाकों का डर हमेशा रहता था। फिर 2004 की सुनामी आ गई। इसके बाद उसकी फैमिली ने अमेरिका जाने का फैसला किया। और वहां भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, है ना? बिल्कुल नहीं। उसके पिता श्रीलंका में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, लेकिन अमेरिका में उन्हें गैस स्टेशन पर काम करना पड़ा। उसकी माँ को एक डे केयर में जॉब करनी पड़ी और कुछ टाइम बाद उन्हें ब्रेस्ट कैंसर भी हो गया। ये बहुत बहुत मुश्किल हालात थे। इतने भारी स्ट्रेस का अनुला के नर्वस सिस्टम पर तो सीधा असर पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। बचपन के ट्रॉमा और फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से उसका एमिगडाला हमेशा ओवर एक्टिव रहने लगा। वो क्रॉनिक एंजाइटी का शिकार हो गई। और मैंने पढ़ा है कि वो हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब भी वो मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने बैठती, उसका स्ट्रेस इतना हावी हो जाता कि उसे पैनिक अटैक्स आने लगते। हाँ, उसका सेलियंस नेटवर्क सिर्फ यही फोकस कर रहा था कि अगर वो फेल हो गई तो उसके परिवार का क्या होगा। वो डर में इतनी फंस चुकी थी कि एक दिन उसने इंटरनेट पर सर्च किया, मेडिकल स्कूल में जाने का जादू। क्या बात कर रहे हैं, एक साइंस की स्टूडेंट और जादू टोना सर्च कर रही थी। सोचिए वो कितनी डेस्परेट थी। लेकिन उसी सर्च ने उसे न्यूरोलॉजी और मैनिफेस्टेशन की सही प्रोसेस तक पहुंचा दिया। उसे समझ आ गया कि प्रॉब्लम उसकी काबिलियत में नहीं है, बल्कि उसका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है। तो उसने अपने दिमाग की वायरिंग बदलने के लिए क्या किया? सबसे पहला कदम था अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, क्योंकि जब तक शरीर शांत नहीं होगा, दिमाग को सेफ फील नहीं होगा। उसने बॉडी स्कैन की प्रैक्टिस शुरू की। ये कैसे करते हैं? इसमें एक शांत जगह पर लेटकर अपने ध्यान को पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक शरीर के हर एक हिस्से पर ले जाते हैं और मसल्स को जानबूझकर ढीला छोड़ते हैं। अच्छा, और इसके साथ शायद उसने ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज की थी। हाँ, 4 काउंट तक सांस अंदर लेना और 8 काउंट तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ना। इसके पीछे गहरा विज्ञान है। हमारी वेगस नर्व के 80% फाइबर्स बॉडी से जानकारी लेकर दिमाग तक पहुंचाते हैं। तो जब हम लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं तो दिल की धड़कन थोड़ी स्लो हो जाती है। एग्जैक्टली। और वेगस नर्व इस धीमी धड़कन को महसूस करती है और अमिगडाला को सिग्नल भेजती है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। ये बॉडी को जबरदस्ती ग्रीन जोन में ले जाने का एक बायोलॉजिकल हैक है। वाओ, ये बहुत ही पावरफुल हैक है। लेकिन अनुला की स्टोरी का टर्निंग पॉइंट सिर्फ रिलैक्स होना नहीं था ना, क्योंकि सिर्फ सांस लेने से तो एग्जाम पास नहीं होता। बिल्कुल। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपने डर की जगह करुणा यानी कंपैशन की प्रैक्टिस शुरू की। करुणा। हाँ, बुद्धिज्म में इसे मेट्टा कहते हैं। अनुला पहले सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी कि वो फील हो जाएगी, पेरेंट्स नाराज होंगे। ये एक सेल्फ सेंटर्ड डर था जो उस नेगेटिव वाले डीएमएन को ट्रिगर कर रहा था। राइट। लेकिन जब उसने उन फ्यूचर के अनजान मरीजों के बारे में सोचना शुरू किया, जिनका इलाज वो डॉक्टर बनकर करने वाली थी, तो पूरी बायोलॉजी बदल गई। उसने इमेजिन किया कि वो कैसे किसी का दर्द कम कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल है,
दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से एक इंसान की खुद की एंग्जाइटी कैसे कम हो सकती है? इसके पीछे क्या साइंस है? अ, इसके पीछे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। जब हम सिर्फ खुद के सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ एमिगडाला ट्रिगर होता है। लेकिन जब हम सच्ची करुणा महसूस करते हैं तो हमारा जो मेमिलियन ब्रेन है, जो सोशल कनेक्शन के लिए बना है, वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा। और करुणा की भावना शरीर में भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन दिमाग को बोलता है कि हमारा समुदाय सुरक्षित है, और ये सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि ये एमिगडाला के डर को पूरी तरह से दबा देता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इंसाइट है। मतलब करुणा सिर्फ एक अच्छी मॉरल वैल्यू नहीं है, बल्कि ये नर्वस सिस्टम को सर्वाइवल मोड से निकालकर ग्रीन जोन में शिफ्ट करने का एक बायोलॉजिकल टूल है। एग्जैक्टली। अपना फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर ले जाने से अनुला के नर्वस सिस्टम को सेफ्टी फील हुई। उसका वो सीईओ वाला नेटवर्क वापस कंट्रोल में आ गया और फाइनली उसने एग्जाम पास कर लिया। ये सच में इंस्पायरिंग है। लेकिन रिसर्च में आगे जो बताया गया है, यहाँ मुझे थोड़ा स्यूडोसाइंस वाली फीलिंग आ रही है। कौन सा पार्ट? वो जहाँ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा की बात की गई है। मतलब इसमें क्लेम है कि दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग के फील्ड से 5000 गुना ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये थोड़ा आध्यात्मिक लग रहा होगा। हाँ, मतलब सच कहूं तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या इंसान के अंदर कोई चुंबक फिट है? ये बायोलॉजिकली कैसे काम करता है? ये डाउट बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये पूरी तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर काम करती है। जब हॉस्पिटल में ईसीजी करते हैं तो वो दिल की इलेक्ट्रिसिटी मापता है, और ईईजी दिमाग की इलेक्ट्रिसिटी मापता है। हाँ, ये तो मेडिकल फैक्ट है। तो अगर आप दोनों के पावर को कंपेयर करें तो दिल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग से 60 गुना बड़ा होता है। और साइंस का रूल है, जहां बिजली होती है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ओके। दिल की मांसपेशियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनका फील्ड शरीर से कई फीट दूर तक मशीनों से मापा जा सकता है। अच्छा, तो ये लिटरली मापा जा सकता है। लेकिन हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि दिमाग पूरे शरीर का बॉस है जो दिल को ऑर्डर देता है। क्या ये दिल का फील्ड हमारे ब्रेन पर भी असर डालता है? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। साइंस ये साबित कर चुकी है कि दिल दिमाग को ज्यादा डेटा भेजता है, ना कि दिमाग दिल को। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। वेगस नर्व के जरिए, ब्लड प्रेशर के जरिए और इस फील्ड के जरिए दिल लगातार दिमाग से बात करता है। अगर दिल की लय में गड़बड़ी है तो दिमाग के वो चारों नेटवर्क्स कभी सिंक नहीं हो सकते। और दिल की इस लय को समझने का तरीका है HRV, यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ये HRV का कॉन्सेप्ट मैंने फिटनेस ट्रैकर्स में देखा है। आमतौर पे हमें लगता है कि अगर हार्ट रेट 60 है तो दिल एकदम मशीन की तरह हर एक सेकंड में धड़क रहा है। हाँ, और अगर दिल मशीन की तरह एकदम परफेक्ट टाइमिंग से धड़क रहा है ना, तो ये एक बहुत खराब बात है। अच्छा, खराब क्यों है? क्योंकि एक शांत और हेल्दी नर्वस सिस्टम वाले इंसान की धड़कनों के बीच का टाइम बदलता रहता है। कभी 0.8 सेकंड का अंतर, कभी 1.2 सेकंड का। इस लचीलेपन को हाई HRV कहते हैं। मतलब शरीर सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल पा रहा है। बिल्कुल। और जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो ये लचीलापन खत्म हो जाता है। धड़कनें एक रोबोट की तरह फिक्स्ड पैटर्न में आ जाती हैं, जिसे लो HRV कहते हैं। वो समझ गया। तो जब अनुला ने करुणा फील की तो असल में उसका HRV बढ़ गया था। सही कहा। और जब HRV हाई होता है तो वो मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास के माहौल को भी अफेक्ट करता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई बहुत शांत इंसान कमरे में आता है तो पूरी जगह रिलैक्स लगने लगती है? हाँ, बिल्कुल फील किया है। और जब कोई बहुत गुस्से में आता है तो बिना कुछ बोले ही कमरे में टेंशन फैल जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये दिल के फील्ड का दूसरे लोगों के नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाला बायोलॉजिकल असर है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूंगा। मान लीजिए शरीर एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से, हमारे ब्रेन वेव्स, ये सब म्यूजिशियन हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का जो असली कंडक्टर है वो हमारा दिल है। अगर कंडक्टर खुद घबराया हुआ है तो सारा म्यूजिक बेसुरा हो जाएगा, लेकिन अगर कंडक्टर शांत है तो बहुत खूबसूरत सिम्फनी बनेगी। एग्जैक्टली। जब दिमाग के नेटवर्क्स और दिल की लय एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं तब इंसान सर्वाइवल मोड से बाहर आता है, और इसी स्टेट में कोई भी गोल सबकॉन्शियस में प्लांट किया जा सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप रिसर्च को समेटना चाहें तो 3 मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला ये
कि इंसान को अपने दिमाग के चारों नेटवर्क्स को एक साथ अलाइन करना होता है ताकि सेलियंस नेटवर्क मौकों को पहचाने और अटेंशन नेटवर्क फोकस करे। राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्रॉनिक स्ट्रेस इस पूरी प्रोसेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बचने के लिए गहरी सांसों और अवेयरनेस के जरिए शरीर को ग्रीन जोन में लाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा सबसे पावरफुल पॉइंट, सिर्फ खुद के डर के बारे में सोचने से एमिगडाला ट्रिगर होता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए सच्ची करुणा महसूस करते हैं तो वो सर्वाइवल मोड को ओवरराइड कर देती है। और उसी से एचआरवी बेहतर होता है, जो हमारे असली वाइब्रेशन को सेट करता है। ये पूरी साइंस सच में साबित करती है कि इंसान की बॉडी कितनी कमाल की मशीन है। मुझे मशहूर साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल का वो कोट याद आ रहा है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है और उसी जगह में हमारा चुनाव करने की शक्ति छिपी है। और बायोलॉजिकली वो खाली जगह ही हमारा ग्रीन जोन है, जहां रुककर हम अपनी मनचाही रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस चर्चा में हमने न्यूरोसाइंस और दिल की धड़कनों के पीछे का विज्ञान समझा। अब जाते जाते बस ये सोचने वाली बात है कि इस वक्त ठीक इसी पल एक इंसान का दिल दुनिया को कौन सी फ्रीक्वेंसी भेज रहा होता है, डर की या शांति और करुणा की? ये सच में नजरिया बदलने वाला सवाल है।